एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है ईवीएस यानी कि पर्यावरण विज्ञान होने वाला है, लेसन नंबर 4। इससे पहले की जितनी वीडियोस थी या जितने चैप्टर से 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं और एक हिंदी की बुक भी हमने कंप्लीट कर ली। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। अगर आपका मन है तो उन वीडियोस को भी देखिए, और अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग तो ये वाली वीडियो देख ही रही हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, ठीक है। तो और कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर टाइप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व करें, ठीक है। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आप लोग बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र, प्रकार और सेवाएं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी जिसमें हम अपना निवास करते हैं, जो हमारा पारिस्थितिक जो परितंत्र, जो पर्यावरण में हमारे लिए प्राकृतिक रूप से मौजूद है, वो उनके क्या क्या प्रकार है और उनमें से हमें क्या क्या सेवाएं प्रदान हो रही है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इसके परिचय से। देखो, पारिस्थितिक तंत्र छोटे जल निकायों से लेकर के, यानी कि छोटे से एक जल निकाय, यानी एक छोटे से तालाब से लेकर के महासागर तक हो सकते हैं, यानी छोटे से बड़े स्तर तक हो सकते हैं। इसी तरह भूमि पर जंगल के एक टुकड़े से लेकर जंगल तक परिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक या मानव जनित निर्मित हो सकते हैं, है ना। यानी कि जंगल, एक पेड़ से लेकर के एक बहुत बड़े घने पेड़ तक, जंगल यानी वन कह सकते हैं अपन, वन को लेकर के, जैसे कि ये इधर एक पेड़ और ये पूरा वन है, ठीक है, जो मैंने डॉट डॉट दिया है ये वन है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या, ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। प्राकृतिक कौन होते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, और मानव निर्मित क्या होते हैं, जो मानवों द्वारा बनाए गए हैं। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। मोटे तौर पर पारिस्थितिक तंत्र को स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे जाली नहीं आएगा, यहाँ पे जल आएगा, ठीक है, या जोड़ देना इसमें हो जाएगा, ठीक है। देखो, जो मोटे तौर पे अगर हम बात करें इसकी पारिस्थितिक तंत्र की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है, स्थल्य यानी कि भूमि, और जल यानी कि जल जिसको हम पीते हैं, पानी। तो इन दो परितंत्रों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिन्हें भी आगे जाकर के कई प्रकारों में वर्गीकृत या बांटा गया है। इतना समझ में आया। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर के सबसे फर्स्ट पॉइंट पे, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम था पारिस्थितिक तंत्र, प्रकार और सेवाएं, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे स्थल्य और जल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल्य पारिस्थितिक तंत्र की। किसकी, स्थल्य पारिस्थितिक तंत्र, यानी भूमि पे जो मौजूद परितंत्र है उस पे, ठीक है, यानी भूमि जो हमारी मृदा की प्रॉपर्टी है, इस पे पृथ्वी पर विविध प्रकार के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इस पे विभिन्न प्रकार के जो स्थल्य यानी कि भू जो पारिस्थितिक तंत्र है, ये मौजूद है, ठीक है। जलवायु और विभिन्न प्रकार के सामान्य पौधे, यानी मौसम का जो बदलाव होता है, जलवायु है, ठंडा, गर्म, स्प्रिंग यानी कि मानसून वाला, और वसंत वाला, स्प्रिंग वाला, तो ये सभी क्या है, ये सभी भी एक पारिस्थितिक तंत्र का ही प्रकार है, ठीक है। सामान्य तौर पे जैसे कि पेड़, झाड़ियाँ और घास, ये भी क्या एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया, इनको भी आगे जाकर कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसी में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमारा आता है वन पारिस्थितिक तंत्र। क्या, वन पारिस्थितिक तंत्र। तो इसको देख लेते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके निर्जीव पर्यावरण के समुदाय शामिल हैं।
यानी कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल होगा, वन का, जैसे हमें पता है वन किसे कहते हैं, जंगलों को। जंगलों में क्या रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे, जंगलों में कौन रहेंगे, जानवर रहेंगे, सूक्ष्म जीव, कीटाणु वगैरह रहेंगे, सूक्ष्म जीव, और वो क्या रहेंगे, निर्जीव रहेंगे। क्या रहेंगे, निर्जीव पर्यावरण के समुदाय भी शामिल है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी वहां पे पर्यावरण के समुदाय में शामिल है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद सामूहिक रूप से पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। सामूहिक रूप से यानी सब इकट्ठा होकर के क्या करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा, यानी कि देखो एक पदार्थ दूसरे से, यानी फूल होता है, हम कहते हैं एक फूल यहाँ खिला है, दूसरा फूल कैसे खिल जाते हैं। तो जो ये होते हैं ना, जो फूल में जो बीज होते हैं, उन बीज के ऊपर तितलियां बैठती है, और तितलियां क्या करती है, वो उड़ के कहीं और जाके बैठ जाती है। तो क्या हुआ, पदार्थ है एक तरह का, वो पदार्थ एक जगह दूसरी जगह चला गया, तो उसी से क्या हुआ, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहते हैं। जहां पेड़, झाड़ियां, लेट और रेंगने वाले पौधे जमीन स्तर पर मुख्य घटक है। यानी कि जहां पर क्या है, पेड़ है, झाड़ियां हैं, यहाँ पे बेल आएगा, ना कि लेट आएगा, यहाँ क्या आएगा, बेल आएगा। बेल बेल मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे गंदी सी राइटिंग में, देखो ऐसा वाला बेल आएगा, ठीक है। जो अमर बेल वगैरह होते हैं, जो बेल लिखते हैं, बेल बेल वैसा वाला, ठीक है। अब वो वाला बैल मत समझ रहे ना आप लोग, बेल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और विभिन्न रेंगने वाले जो पौधे होते हैं जमीन पे, मैंने रेंगने वाले पौधे तो नहीं देखे हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, साउथ के साइड पाए जाते हैं, हमारे साउथ अफ्रीका के साइड, उधर साइड में शायद ये देखे जाएंगे, मुझे भी उतना क्लियर नहीं पता, ठीक है। तो ये छोड़ो, रेंगने वाले पौधे जमीन स्तर पर मुख्य घटक होते हैं, यानी जमीन पर रेंगते हैं और उसी से अपना प्रोटीन भोजन जो भी है लेते रहते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, उसी से फैलते फैलते रहते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वनों की उपस्थिति, अलग अलग प्रकार के वनों की उपस्थिति एक दूसरे से बहुत अलग होती है, एक दूसरे से बहुत अलग। जैसे कि हमारे जमीन पे देख लो, अब हम मनुष्यों में देखो, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, आप अलग हो, सब है तो सब मनुष्य है, लेकिन क्या है, सबकी जो भिन्न, जो सब क्या है, देखने में कोई अलग है, कोई जाति में अलग है, कोई रंग में अलग, कोई ऐसे, तो सब क्या है, वनों की उपस्थिति तो है, यानी मनुष्य की उपस्थिति तो है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है। प्रत्येक वन एक प्रकार का आवास बनता है, जितने भी वन है वो एक प्रकार क्या होता है, आवास, यानी कि रहने योग्य स्थान बनता है, आवास बनता है, जिसमें जानवरों के लिए रहने योग्य विशेष रूप से अनुकूलित स्थान प्रदान कराता है। विशेष रूप से क्या कराता है, जानवरों के लिए वहां पे रहने योग्य अनुकूल, यानी कि एक जो हमें अनुकूल जो वातावरण चाहिए, जो रहने के लिए एक चाहिए, वो प्रदान कराता है। कौन, वन, ठीक है। वन पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक, यानी कि जो निर्जीव, यानी अजैविक यानी जिसके अंदर जान नहीं है, निर्जीव घटक भी होते हैं, यानी अजैविक घटक भी होते हैं, जिसमें तापमान आ जाता है, वर्षा आ जाता है, आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे वर्षा लिखा हुआ है, ठीक है। तापमान, वर्षा, स्थलकृति, मिट्टी के गुण आदि कारक शामिल है। अजैब में समझ में आया कौन कौन शामिल है, तापमान, वर्षा, स्थल, मिट्टी के अलग अलग गुण, ठीक है। जैसे कि मिट्टी में है तो हाइड्रोजन और भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह, तो वो सब क्या है, वो सब एक निर्जीव यानी कि अजैविक कारक है, जो किसमें शामिल है, वन पारिस्थितिक तंत्र में ही शामिल है। समझ में आया। अब हम देखेंगे, जब इतना पढ़ा था, अब हमें ये पता होगा कि हमारे भारत में जो वन है उनके कितने प्रकार है, ये भी पता होना जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो, भारत में वनों के प्रकार क्या है, भारत में वनों के प्रकार, भारत में वनों को सामान्य तौर पर शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वनों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। जो भारत है, हमारे भारत में आमतौर पर दो तरह के वनों को बांटा गया, एक शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वनों में, ठीक है। इसके अलावा वनों को उनमें मौजूद वृक्ष प्रजातियों के अनुसार भी वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसके अलावा जो है कुछ ऐसे वन भी हैं जिनको कि उनके वहां पर जो भी पेड़ पौधे और भी बहुत सारी चीजें पाई गई हैं जो अधिक मात्रा में हैं, उनके आधार पर भी उनको बांटा गया है और उनका नाम रखा गया है। इतना समझ में आया। तो मुझे उम्मीद है इतना आप लोग समझ में आएगा। और देखो, अगर आपको नोट्स भी करने हैं तो देखो, मैं थोड़ा बहुत तो टाइम देता ही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लो, और नोट्स करना तो नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे पढ़ लिया, वृक्षों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिसमें सदाबहार वन, ठीक है, पर्णपति वन, जेरोफाइटिक, कांटेदार पेड़, मैग्रोव आदि शामिल है। जंगलों के नाम पेड़ों की सबसे प्रचुर प्रजातियों के नाम पर रखा गया, यानी जो प्रचुर यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है
उसके नाम पर भी रखा जाता है। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना क्लियर तो हो गया। अब हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, शंकुधारी। शंकुधारी जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारे वन है भारत में, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है शंकुधारी वन और दूसरा चौड़ी पत्ती वाले वन। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया है यहाँ पे, शंकुधारी वन। ठीक है, तो शंकुधारी वन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत, उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो ऊंचे स्थान पर जो हिमालय पर्वत होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। यह कई महीनों तक बर्फ से ढके रहते हैं, कई कई महीनों तक, यानी 6 6 7 7 3 3 महीनों तक क्या है, ये ढके रहते हैं। किससे? बर्फ से। ठीक है, तापमान शून्य से नीचे चले जाता है। तापमान जो होता है, जो हमारी हिमालय वगैरह वहाँ पे कितना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। जब हमारे यहाँ पे -1 -2 चला जाता है, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है जम्मू वगैरह में, तो ठीक है, और भी नीचे जाता है। मैं एक अनुमानता बता रहा हूँ, -5 -4 चले जाता है। तो सोचो हिमालय पे कितना जाता है, वो तो बहुत ऊंचाई पे है, प्लस क्या है कि वहाँ से ठंड होती है, हमेशा बर्फ जाती है, तो वहाँ पे कितना शून्य से भी नीचे चले जाते हैं, यानी माइनस में चले जाता है। ठीक है, इन जंगलों में आमतौर पर नीचे की ओर झुकी हुई शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखा वाले पेड़ होते हैं। इन जंगलों में आमतौर पर क्या होते हैं, जो नीचे की तरफ जो झुके हुए शाखा होते हैं ना, वो पेड़ होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो कैसे पेड़ पाए जाते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये एक पेड़ है, मैं पेड़ बना देता हूँ, ऐसे ऐसे करके, यूं करके नीचे झुकी की तरफ पेड़ होती है, ताकि जो भी बर्फ वगैरह गिरे वो पत्तों से आके टकरा के नीचे गिर जाए, पेड़ पे लोड ना पड़े। जो बर्फ गिरेगी वो नीचे चली जाएगी। जैसे कि आपने एक, आज से पहले एक वो आता था, कार्टून आता था, एक कार्टून आता था वो भालुओं वाला, भालू वाला, बबलू बबलू डब्लू शायद, हाँ शायद बबलू डब्लू, वो दो भालुओं वाला आता था, लखा वक्खा जो होते थे उसमें। तो उसी में जो पेड़ आपको दिखाए गए हैं ना, देखो ज़्यादा बर्फीला एरिया तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो भालू जो होते हैं वो बर्फीले एरिया में ही पाए जाते हैं। तो वो जो पेड़ है ना, वैसे ही पेड़ हमारे वहाँ पर शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने वो कार्टून देखा होगा, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जब मैंने देखा तो आपने भी देखा ही होगा। एक टाइम हुआ करता जब हम देखते थे, अब तो फिलहाल उतना टाइम ही नहीं मिलता कि देखे उसको। ठीक है, तो ये समझ में आया पेड़ कैसे पाए जाते हैं। पेड़ ऐसे पाए जाते हैं जो नीचे की ओर झुकी हुई रहती है। अभी देखो, ये जो पेड़ होते हैं ये शुरू से ही झुकी हुई नहीं रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि जो पेड़ है शुरू से ही झुकी रहती है। इसका जो जन्म यानी उत्पत्ति होती है, अगर सीधा निकले ना, बिना बर्फ के, बिना किसी उसके, तो क्या होगा, ये सीधी जाएगी। जैसे पेड़, आम तो पेड़ उगते हैं ऐसे ऐसे करके, वैसे ये भी उगी। लेकिन क्या है कि इसमें शुरू से ही ना वो होता है, बर्फ वगैरह पड़ती रहती है। जब छोटे रहते तब से बर्फ वगैरह पड़ती, तो लद लद के बर्फ की वजह से ही ये नीचे झुक जाती, तो बड़े होकर भी ये झुकी ही नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ताकि शाखाओं से बर्फ फिसल कर नीचे गिर सके। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करो एंड दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है। एंड हाँ, पूरे पूरे नोट्स होने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठे रहो और छापते रहो फटाफट। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि, कुछ लोग होते हैं जिनको सुन के याद होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको लिख के याद होता है। तो जिसको लिख के याद हो लिख के याद करो, जिसको सुन के याद हो रहा हो सुन के याद करो। और हाँ, लिखने का फिलहाल टाइम नहीं है, क्योंकि पेपर जो है बहुत पास आ चुका है, तो लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फटाफट करते जाओ आप लोग। ठीक है, शंकुधारी वन में सुई जैसी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। शंकुधारी जो वन होते हैं वहां पे कैसी पत्तियां पाई जाती हैं? सुई जैसी पत्तियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी जंगलों में पाई जाने वाली पशु प्रजातियों में जंगली बकरियां, भेड़, हिमालय काले भालू शामिल है। हिमालय काले भालू शामिल है। ठीक है, इन जंगलों में जानवरों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है, जिनको देखना दुर्लभ, यानी कि जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको देखना कठिन होता है। दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है, जिसमें हिम तेंदुआ, हेंगुल और हिमालय भूरे भालू। देखो, काले भालू और भूरे भालू। और जो बबलू डब्लू था जो कार्टून है, उसमें भी वो दोनों भाई, जो एक काला भालू है और एक भूरा भालू है ना। तो ये भालू भी वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? हिमालय वाले में, शंकुधारी वनों में। शंकुधारी वन आपको क्लियर हो गया? पूरा शंकुधारी वन क्लियर हुआ। अब हम पढ़ेंगे चौड़ी पत्ती वाले वन। क्या पढ़ेंगे? चौड़ी पत्ती वाले वन। तो अब बढ़ते हैं आगे। चौड़ी पत्ती वाले वन वनों की एक श्रेणी है। ये क्या है? चौड़ी पत्ती वाले वनों की एक श्रेणी है, जिन्हें सदाबहार वन, प्राणपति वन, कांटेदार वन और मैंग्रोव वनों में वर्गीकृत किया गया है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं?
पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। ठीक है। इन क्षेत्रों में लंबी मानसून अवधि के दौरान उच्च मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में क्या है, बहुत ही लंबी मानसून के बाद क्या है कि वर्षा होती है। दक्षिण भारत के सदाबहार जंगलों में 2 बार मानसूनल वर्षा होती है, यानी कि वर्ष मतलब मानसून जब रहता है तो उस समय भी मानसूनल वर्षा होती है, वर्ष में 2 बार। ठीक है। सदाबहार वनों में पेड़ सालों साल कुछ पत्ते गिराते रहते हैं। जो सदाबहार वन है वो क्या करते हैं, सालों साल कुछ पत्ते गिराते रहते हैं, जबकि प्राणपति वन के वृक्ष कुछ समय के लिए अपनी पत्ती त्याग देते हैं या सारी पत्तियां झड़ जाती है। कहा कि पर्णपति वन की। पर्णपति वन में क्या होता है, पर्णपति वन जो होता है वो सूखा क्षेत्रों में पाया जाता है, जिस वजह से क्या है कि उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो पत्तों से क्या होता है कि जो सूरज की किरणें पड़ती है तो उससे क्या होता है, जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। तो उस वजह से वो क्या करता है, अपने सारे पत्तियों को ही त्याग देता है। प्राणपति वन के वृक्ष अपनी पत्तियों को ही त्याग देते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए। यही कारण है कि सदाबहार वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। सदाबहार वनों में घनी छतरी होती है, यानी इतनी घनी होती है वो कि सूर्य की किरणें जो है नीचे धरातल पर नहीं पड़ती हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में सूर्य क्यों नहीं आती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पेड़ है वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जिसकी शाखाएं अतिव्यय यानी घनी होती है। ठीक है, क्या होती है, अतिव्यय यानी घनी होती है, जिस कारण कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश जंगल के तल तक पहुंचता है, जहां कुछ छाया प्रिय यानी जो पौधे छाया में उगते हैं, छाया प्रिय पौधे उगते हैं। सदाबहार वन में प्रजातियों की समृद्धि सबसे अधिक है। सदाबहार जो वन है वहां पे सदाबहार वन में प्रजातियों की समृद्धि जो है वो सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत के सदाबहार जंगल पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देखो पहले तो हम यहाँ तक जान लेते हैं, ये टॉपिक को बाद में पढ़ लेंगे। जो हमारे जो वन है, सदाबहार वन है, वो वहाँ पे जो है बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा घना होता है। तो सूर्य की जो किरणें बहुत कम मात्रा में धरातल पर नीचे आती है, तो कुछ उसमें छाया प्रिय पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं जिनको छाया पसंद हो। ठीक है, जैसे शैवाल वगैरह आ जाते हैं इसमें, हमारे मशरूम वगैरह आ जाते हैं, इनको छाया पसंद रहता है। तो वो क्या होता है, छाया प्रिय पौधे उगते हैं। इसीलिए छाया जो सदाबहार वन है वहाँ पे वनों में सबसे समृद्ध यानी प्रजातियों की समृद्धि सबसे अधिक, यानी सबसे ज़्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे आपको हमारे सदाबहार वन में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? है हमारा उत्तरी पूर्वी भारत के सदाबहार जंगल पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले कुछ जानवरों में बाघ, तेंदुआ, सांभार, मलवार, चितकबरे, सिंगबिल और पेड़ के मेंढक शामिल है। पेड़ के मेंढक यानी कि जो पेड़ पे रहते हैं ना, कुछ मेंढक हैं जो पेड़ पे रहते हैं। मैंने एक दफा शायद इसको देखा है। ठीक है, वो मुझे ध्यान नहीं मैंने कहाँ देखा था, तो छोड़ो। शायद मैंने पटना के जो वो है ना, पटना के चिड़ियाघर में देखा था इस प्रजाति के मेंढक को। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? उत्तरी पूर्व भारत के सदाबहार यानी उत्तरी पूर्व में जो भारत के जो सदाबहार जंगल है वो पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ जानवरों में यहाँ पे कुछ पशुएं पाए जाते हैं, जैसे कि बाघ है, तेंदुआ है, सांभर है, मलवार है, पता नहीं बहुत सारे अजीब अजीब से नाम है, और ये आप लोग ही पढ़ लेना। ठीक है, इसको याद कर लो, बहुत अच्छी है। चितकबरे, सिंगबिल और पेड़ पे रहने वाले मेंढक शामिल है। ठीक है, देखो तो आपको ये समझ में आया जो हमारा ये शंकुधारी वन था। शंकुधारी वन आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी में नेक्स्ट पर्णपति वन। ठीक है, देखो वन को 2 भागों में बांटा गया था, शंकुधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन। शंकुधारी वन के अंदर इसके अंदर भी बहुत सारे भाग हैं, तो उन्हीं में से हमने किसका सबसे पहले क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने पढ़ा चौड़ी पत्ती वाले में बहुत और भाग हैं, जिसमें से हमने क्या पढ़ा? पर्णपति वन पढ़ा। तो पर्णपति वन को अब यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक टॉपिक के साथ। उसके बाद मैंग्रोव भी था, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पर्णपति वन देख लेते हैं। ठीक है, किसको देखें? पर्णपति वन। यह ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां मानसून के समय में मध्यम वर्षा होती है।
मानसून यानी गर्मियों के समय में कम मतलब मध्यम यानी मीडियम वर्षा होती है। अतिरिक्त उच्च भूमि वाले क्षेत्र और दक्कन प्रायद्वीप में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? दक्कन प्रायद्वीप में। एक विशिष्ट मौसम में इन वनों के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया, जैसे कौन से ऋतु में? शरद ऋतु में, ठीक है, यानी सर्दियों के समय पे। मानसून की शुरुआत में, कौन सी शुरुआत में? शरद ऋतु में, मानसून की शुरुआत में यह वृक्ष अपने पत्ते वापस प्राप्त कर लेते हैं। मानसून की शुरुआत में क्या करते हैं? ये वृक्ष अपने पत्ते वापस प्राप्त कर लेते हैं। इन वनों का स्वरूप मौसम के साथ बदलता रहता है। इन वनों का जो स्वरूप है वो मौसम के साथ बदलता रहता है। जैसे कि मैंने बताया, पर्णपाती वन जो है कुछ टाइम के लिए अपने सारे पत्ते गिरा देता है, ठीक है। इन वनों में घनी झाड़ियां होती है। इन वनों में क्या होती है? घनी झाड़ियां होती है, क्योंकि प्रकाश आसानी से तल तक पहुंच जाता है। देखो, जब पत्ते ही नहीं रहेंगे तो जाहिर से आते हैं बस लकड़ियां बच जाएंगी, टहनियां बच जाएंगी, तो जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो किरणें क्या है? धरातल पर आराम से आ जाती हैं। तथा भारत के प्राणपति जंगलों में भारत के प्राणपति जंगलों में कुछ पशु पाए गए, जैसे बाघ, चीता, भौंकने वाला हिरन और हॉर्नबिल जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। ये हॉर्नबिल है। क्या है? हॉर्नबिल, ठीक है। हॉर्नबिल जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? प्राणपति वन में। प्राणपति वन जो है ये कहाँ पर है? इसका जो मानसून के समय पर मध्यम मीडियम वर्षा होती है, ठीक है। अतिरिक्त उच्च भूमि वाले क्षेत्र और दक्कन प्रायद्वीप में ये पाए जाते हैं। जहाँ पे ऊंची भूमि होती है वहां पर, ठीक है, पाए जाते हैं। जो वृक्ष है यहाँ पर अपने क्या करते हैं? कुछ समय के लिए वृक्षहीन हो जाते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं और मानसून की शुरुआत में अपने पत्ते जो है वापस प्राप्त करने लग जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यह वृक्ष जो है इन वृक्षों में क्या होता है? टहनियां होती है, जिस वजह से क्या है कि जो सूर्य है वो सूर्य की किरणें जो है धरातल पर पड़ती रहती है, ठीक है। और मौसम के साथ साथ क्या है? ये बदलता, इसका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। इतना समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तटीय अंतर्ज्वार्य यानी खारा पानी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ और झाड़ियां शामिल है। जो मैंग्रोव वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे तट यानी कि समुद्री, जहाँ पे खारा जल पाया जाता हो, वहां पर ये पेड़ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं या पेड़ उगते हैं, ठीक है। ये जो है कहाँ पर उगते हैं? ये जहाँ पर मतलब पेड़ और झाड़ियां उगती है, जहाँ पर तटीय मतलब समुद्री खारा पानी हो, वहां पर ये पेड़ उगते हैं। यह सभी पेड़ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले इलाकों में उगते हैं। जहाँ पे कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी होती है वहां पर ये उगते हैं। यहाँ धीमी गति से बहने वाले जल में महीन तलछट जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जो जल है वो क्या है? धीमी गति से बहते हैं और उसमें कुछ तलछट यानी कि जो जैसे पानी बहता हुआ आता है तो अगल बगल की जो मिट्टी होती है ना, उनको भी अपने साथ बहता हुआ लेके आता है। तो वो क्या होता है? महीन जो तलछट होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं पानी के नीचे तल पर, ठीक है। मैंग्रोव वनों में जड़ों का घना जाल होता है। जो मैंग्रोव वन है वहाँ पे जड़ों का घना जाल होता है, जो जल के ऊपर खंभों पर खड़े पेड़ों का आभास देता है। यानी कि जो नीचे जो पेड़ खड़े हैं, उन जड़ों पे जो पेड़ खड़े हैं ना, उनका हमें पता देता है कि ये यहाँ पे खड़े हैं पेड़, इसकी यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ज्वार के दैनिक उदय यानी कि जो वहाँ पे जो ज्वार भाट यानी पानी में जो लहरें वगैरह आती रहती है ना, ज्वार जो आते उदय और पतन होता रहता है, उनका सामना करने में जड़े की ये जाले उनको क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। जड़ जो घिरी रहती है ना बहुत सारी, वो क्या करती है? इन पे जो ज्वार जो लहरें आती हैं उनसे सहायता देती है उनको टिके रहने में, ठीक है। यह जड़ें ज्वार जल की गति को धीमा कर देती है। जब देखो जड़ जैसे घना रहेगा, बहुत सारा ऐसे ऐसे खुल 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 करके रहेगा, तो क्या होगा? एक बीच में ऐसे रहेगा और बाकी जड़ ऐसे फैला रहेगा। तो जो तेजी से पानी आएगा वो क्या होगा? इससे टकराएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है? पेड़ों को टिका रहने में सहायता प्रदान करती है। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा भारत में वनों के प्रकार। भारत में 2 प्रकार के वन पाए गए, शंकुधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन। शंकुधारी वन को अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? शंकुधारी वन में क्या था? हिमालय पर्वत यानी जैसे जहाँ पे बर्फीला एरिया होता है वहाँ पे उगते हैं ये पेड़। उसके बाद हमने चौड़ी पत्ती वाले वन पढ़े। चौड़ी पत्ती वाले में सदाबहार वन आए, पर्णपाती वन आए, कांटेदार वन आए और मैंग्रोव वन आए, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा?
चौड़ी पत्ती वाले वन पढ़े, उसके बाद हमने पर्णपति वन पढ़ा, उसके बाद मैंग्रोव भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो कि है टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ये टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, क्योंकि इसका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ, फिर भी हम इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र चरम उत्तरी अक्षाओं में पाए जाते हैं। जो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, ये चरम उत्तरी अक्षांशों में पाए जाते हैं, जहां मौसम के अनुसार बर्फ पिघलती है। दूसरी ओर अल्पाइन टुंड्रा पर्वतों की ऊंचाई पर पाया जाता है। अल्पाइन टुंड्रा कहाँ पाता है, पर्वतों की ऊंचाई पर पाया जाता है, यानी जैसे पर्वत है इसकी ऊंचाई पर अल्पाइन टुंड्रा पाए जाते हैं ये पौधे। अर्कटिक टुंड्रा में सर्दियां लंबी और गहरी होती है। जो आर्कटिक टुंड्रा है वहां पे सर्दियां लंबे समय तक और गहरी यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दूसरी ओर गर्मियां यहाँ छोटी होती है। दूसरी जब लंबी हो रही तो गर्मियां तो छोटी होंगी, जाहिर सी बात है। टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में वर्षा भी कम होती है। टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, वर्षा जो है कम होती है, ज़्यादातर गर्मियों में ही होती है, और ज़्यादातर गर्मियों में ही होती है क्या, वर्षा। ठीक है, इतना टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र का इतना समझ में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र की प्रमुख वनस्पति है काई, जो जमीन पे लग जाती है, लाइकेन, घास जैसे सेज, यानी घास जैसे अजीब से एक सेज होते हैं वो। टुंड्रा में पाए जाने वाले जानवरों में कस्तूरी बैल, लेमिंग्स, आर्कटिक खरगोश, भेड़िया, आर्कटिक लोमड़ी और बर्फीला उल्लू शामिल है। जो टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र है वहां पे कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे कस्तूरी बैल, लेमिंग्स, आर्कटिक खरगोश, भेड़िया, आर्कटिक लोमड़ी और बर्फीला उल्लू शामिल है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या था टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र जो था, ये आपको समझ में आ गया। टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र हो गया। अब बढ़ते अपने थर्ड टॉपिक। थर्ड है हमारा घास के मैदान। क्या है, घास के मैदान। भूदृश्यों की एक विस्तृत विविधता, जहां बिखरे क्षेत्र के साथ घास के प्रजातियों का प्रभुत्व होता है। यानी कि भूदृश्य यानी एक ऐसा दृश्य जहां पर चारों तरफ हर तरफ घास ही घास दिखे और उनका एक प्रभुत्व हो, अलग अलग तरह की प्रजातियों वाले घास हो। ठीक है, देखो जहां पर जिसकी ज्यादा जो जहां पर ज्यादा रहता है वहां पर उसका प्रभुत्व भी ज्यादा रहता है। तो घास है तो जाहिर सी बात है वहां पे अलग अलग प्रकार के घास होंगे, तो वहाँ उसको घास के मैदान के नाम से जाना गया। जैसे कि मैंने कहा था उनके नाम क्या था, जिसकी प्रचुरता ज्यादा उसी के नाम से जाना गया था। ठीक है, पीछे हमने पढ़ लिया है। घास के मैदान को अलग अलग महाद्वीपों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो घास के मैदान है उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मोटे तौर पर घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात की जाए घास के मैदान के प्रकार की, तो वो दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। जैसे उष्ण के नाम से पता चल रहा है, शीतोष्ण के नाम से पता चल रहा है। ठीक है, शीतोष्ण का मतलब ठंडा हो गया, उष्ण का मतलब जो थोड़ा मानसूनी तरह का हवा होती है, जो स्प्रिंग जैसे वसंत का मौसम होता है वैसे मौसम में। ठीक है, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी हो। घास के मैदान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। घास के जो मैदान है वो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे कि वर्षा ऋतु में पुष्पित हो जाते हैं, यानी वर्षा ऋतु जब वर्षा होती है तो घास देखना ग्राउंडों में ना खिल जाते हैं, जहां हम लोग खेलने जाते हैं पार्क वगैरह में, घास एकदम खिल जाते हैं। ठीक है, और शीत ऋतु में केवल भूमिगत, यानी जो शीत यानी सर्दी का समय आता है तब भूमि पर क्या बस उनकी जड़ें बच जाती, बाकी पत्ते हट जाते हैं। ठीक है, भूमिगत भंडारण अंग और मोटे तने के आधार ही रह जाते हैं। मोटे जो तने होते हैं बस वही रह जाते हैं, बाकी हट जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। भारत में घास के मैदान के अवधारणों में हिमालय चरगाह बेल्ट शामिल है। जैसे भारत में जो घास के मैदान है उसकी अवधारणाओं में हिमालयी एक चरगाह बेल्ट है वो शामिल है। ठीक है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। यह घास के मैदान आमतौर पर हिमालय की तलहटी में पाए गए, यानी हिमालय के नीचे या उसके आसपास कह सकते हैं पाए गए हैं। कौन से मैदान, हिमालय चरगाह बेल्ट। ठीक है, एक अन्य प्रकार का घास का मैदान पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के अर्ध शुष्क मैदानों में कटीले जंगल के साथ पाया जाता है। एक और घास का मैदान है जो कि पश्चिमी भारत और मध्य भारत,
ठीक है। पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के अर्ध शुष्क, ठीक है, अर्ध शुष्क यानी जहां पर ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो, अर्ध शुष्क मौसम यानी वसंत का मौसम, स्प्रिंग का मौसम हो, मैदानों में कटीले जंगल के साथ पाया जाता है। किसके साथ? कटीले जंगल के साथ। घास के मैदान का उपयोग मनुष्य द्वारा अपने मवेशियों के लिए चरगाह के रूप में किया जाता है। जो घास के मैदान है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। वो अपने जो जानवर हैं, ठीक है, मवेशियां हैं, उनको चराने के लिए, उनके चरगाह, उनके खाने पीने के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ से ईंधन के लिए भी करते हैं। ईंधन कुछ के लिए तो ये ईंधन का स्रोत भी है। घास है उनको काट के लेके जाते हैं, धूप में सुखाते हैं और चूल्हे में डाल के जला देते हैं। ये चाय बनाओ, पी जाओ, खाओ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। घास के मैदान का अत्यधिक क्षरण यानी कि हर्ट्स हुआ है। जो घास का मैदान उसका अत्यधिक नुकसान हुआ है क्योंकि उसका अत्यधिक उपयोग और दोहन किया जा रहा है। क्योंकि उसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, नहीं बहुत सारा, इतने बड़ी मात्रा में अगर लोगों को दूध दही चाहिए, घी चाहिए, तो पशु भी ज़्यादा पालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो दूध को तो हम बना सकते केमिकल से, लेकिन दही को नहीं, जो घी है उसको नहीं बना सकते क्योंकि केमिकल वाले दूध से वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए शुद्ध घी चाहिए हमें, शुद्ध दूध चाहिए, तो उसके लिए गाय को खिलाना पड़ेगा। तो चरगाह की ज़्यादा अत्यधिक वो हुआ। और दोहन कैसे हुआ? दोहन जैसे बढ़ती जनसंख्या है, उसको रहना है, कहाँ रहेगी वो? घर बनाएगी तो जाहिर सी बात भाई घास के ऊपर तो रहेगा नहीं कोई। घास को हटा के प्लस्तर कराकर टाइल, संगमरमर का पत्थर बिछा के आदमी रहेगा, है ना। तो इसलिए उसका दोहन भी हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने डेयरी उत्पाद, ऊन और मांस की मांग में वृद्धि की है। इस वजह से क्या हुआ? जो चरगाह वगैरह है उनका दोहन होता जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो घास के मैदान है उनका अत्यधिक दोहन होता जा रहा है, ठीक है। मवेशियों की संख्या में वृद्धि से अतिचराई होती है। मवेशियों की जो संख्या है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिस वजह से क्या है? बहुत ज्यादा चराई हो रही है। इस प्रकार कृषि भूमि का विस्तार भी घास के मैदान की कीमत पर हुआ है। इसी प्रकार जो कृषि का जो भूमि है उसका विस्तार भी घास के मैदानों की कीमत पर हुआ है। यानी देखो मुझे जैसे अभी मैं स्क्वायर बनाता हूँ पहले तो, ठीक है। मान लो मैं इतने में कृषि करता हूँ, ठीक है, इस एरिया में मैं कृषि करता हूँ, बाकी ये एरिया जो घास वाला एरिया है, ठीक है। तो मुझे अब कृषि करने के लिए मुझे जगह बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अनाज बढ़ाना पड़ेगा। अनाज कैसे बढ़ेगा? उतने में तो बढ़ेगा नहीं, मुझे जमीन बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से घास वास साफ करके इतना ले लूंगा। तो घास क्या हुआ? इतने हिस्से का घास तो गया ना, ये इतने हिस्से का घास का क्या हुआ? नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, दहन हो गया, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से हुआ? एक तो अति चराई हुई, ठीक है, पशु ने खा लिया वो अलग, और हमने कृषि भूमि के लिए किया तो वो अलग, ठीक है। तो इस तरीके से घास क्या है? दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं, इनकी प्रजातियां लुप्त हो रही है, घास खत्म हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे अभी हम जानवर देखने के लिए चिड़ियाघर वगैरह जाते हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा हम घास देखने के लिए भी कहीं टिकट लेके देखने जाएंगे घासों को, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट, फोर्थ है हमारा मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या है? मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर वर्षा बहुत कम हो। क्या? वर्षा कम हो, जहां पर थोड़ा सूखा एरिया हो, ठीक है। रेगिस्तान एक पारिस्थितिक तंत्र है। जो रेगिस्तान है, देखो यहाँ पे आ गया है, वैसे ही शुरू में ही आ गया। तो रेगिस्तान एक पारिस्थितिक तंत्र है जो कम या बहुत कम, यानी अगर अनुमान लगाए तो लगभग 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर? रेगिस्तान में, ठीक है। भारत में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क क्षेत्र पश्चिमी भारत और दक्कन के, यार ये आधा टॉपिक रह जाता ना, बड़ा बुरा लगता है, तो इसको भी हम आगे करेंगे। देखो जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान एक पारिस्थितिक तंत्र है जो कम या फिर कह सकते हैं बहुत कम मात्रा में, हम कह सकते कम या फिर बहुत कम मात्रा में वर्षा प्राप्त करता है, तकरीबन 12 सेंटीमीटर से भी कम, ठीक है, वर्षा प्राप्त करता है। भारत में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क क्षेत्र पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। दक्कन के पठार आएगा, पत्थर नहीं आएगा, पठार आएगा, पत्थर नहीं आएगा, पठार आएगा, ठीक है। क्या आएगा? दक्कन के पठार में पाए जाते हैं, दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। राजस्थान का थार रेगिस्तान, जो राजस्थान है वहाँ का थार रेगिस्तान भारत में एक विशिष्ट रेगिस्तान का उदाहरण है जिसमें रेत के टीले हैं, जिसमें रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले हैं। इन क्षेत्रों में
छिटपुट बरता यानी बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। इतना समझ में आया, बहुत कम वर्षा होती है। अब आता है हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, क्या आता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने पीछे बता दिया था यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था शंकुधारी वन और शंकुधारी वन में और किसमें, चौड़ी पत्ती वाले वन में। तो इसमें भी हमारे जो थे दो में बांटे गए थे, एक तो था आपका स्थल्य, ठीक है, और एक जलीय। वो कहाँ था मुझे ध्यान नहीं है, स्थल्य और जल में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं अपन। तो अब उसी का हमारा आता है दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या आता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। पृथ्वी पर क्या है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। सामान्य तौर पर जलीय पारिस्टेटो सॉरी परि क्या क्या टाइप हो गया यार। देखो, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं। सामान्य तौर पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को लवणता के स्तर पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी उनके खारेपन के स्तर पर उनको वर्गीकृत या बांटा गया है। ठीक है, पहले मीठे जल यानी तालाब, झील, लेटिंग इकोसिस्टम या फिर स्थिर जल पारिस्थितिक तंत्र में बांटा गया है। ठीक है, और धाराएं, नदियां यानी लॉटिक इकोसिस्टम या बहता जल पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा खारा या लवणीय जल नदमुख महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। नदमुख यानी जो नमक मुक्त, नमक से भरपूर हो, नमक से मुक्त हो। ठीक है, इन सभी में विभाजित किया गया है किसको, हमारे जलीय पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, तो अब हम जल्दी जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना हमने पढ़ लिया अच्छी बात है, और बाकी जो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र, इसको, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में फुल एक्सप्लेन करेंगे पूरी अच्छे से। और थोड़ा मैं गले में थोड़ा अजीब सा लगने लगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। हाँ, वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड देखो, जलीय पारिस्थितिक तंत्र तक हमने जो है पढ़ लिया है। अब हमारा रह जाता है तालाब पारिस्थितिक तंत्र, इसको हम पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो आप लोग देखोगे। और वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है आपके मन में या कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वैसे ही आप लोगों को उसका डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।